ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस आज हमने स्टार्ट करना है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से होता हुआ कन्वर्ट हो जाता है एंड प्रोडक्ट में, जो कि कहलाता है पायरुवेट। ठीक है, ये जो ग्लूकोज डिफरेंट एक मैकेनिज्म से होता हुआ पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स पे जो है एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, और कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रही होती है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो बेसिकली होता है क्या है कि हमें पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर, यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब उनके लिए जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा जी, ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि उसको जब फूड रिक्वायर होता है तो वो क्या करता है कि कार्बन सोर्स लेता है। कार्बन सोर्स उसको कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्लूकोज से उसको कार्बन सोर्स मिलती है। अब उस कार्बन जो उसको कार्बन मिली है, जो उसने फूड इंटेक किया है, उसको वो यूटिलाइज कैसे करता है और उस फूड को कैसे एनर्जी मॉलिक्यूल्स उससे कैसे मिलते हैं, वो सब जो है हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुवेट मॉलिक्यूल। बेसिक प्रोसेस क्या है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट में। ठीक है, इसकी ये जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस दौरान जो जो स्टेप्स हुए, जो जो एनर्जी प्रोडक्शन हुई, ये सब हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, द फ्री एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज फॉर हाई मॉलिक्यूल लाइक एटीपी एंड एनएडीएच। एटीपी और एडीपी एनएडीपीएच बनाने के लिए जो क्या नाम है फ्री रेडिकल्स वगैरह इसमें से निकलेंगे, वो सब हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से मिलेंगे। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ये। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए हमें जो है ग्लाइकोलाइसिस से उसके कंपोनेंट्स मिलते हैं। एनएडीपीएच क्या है? रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये भी एटीपी और एनएडीएच, ठीक है, ये दोनों जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो है 10 एंजाइम्स यूज होते हैं, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आइसोमेरिज्म में काम आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि उसको ब्रेक कर रहे होते हैं, कुछ उसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, कुछ उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर रहे होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से हम मोर देन 10 और एंजाइम्स जो है यूज कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बिगिंस विद 6 कार्बन रिंग शेप स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ये आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में हम क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कर रहे होते हैं, तो ग्लूकोज का अगर आपने फॉर्मूला देखा हो तो होता है C6H12O6। ठीक है, यही होता है इसका क्या कहते हैं फॉर्मूला। तो C6 मीन्स इसके अंदर 6 कार्बन रिंग्स होती हैं, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं, एंड और एंड में हमारे पास ये जो 6 मॉलिक्यूल थे कार्बन के, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन शुगर पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट हम बता रहे हैं ना, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन से बना हुआ होता है, जबकि पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन से बना हुआ होता है। तो कार्बन के जो है कार्बन की ब्रेकडाउन होती है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, और ये 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है किसके? पायरुवेट के। ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 distinct phase. The first phase of glycolysis pathway trap a glucose molecule in the cell and uses the energy to modify. So the 6 carbon sugar molecule can be split evenly into 2 molecules.
ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस हम पूरा पढ़ेंगे, ये 2 फेजेस का होता है, ठीक है। एक फेज वो होगा जिसमें ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। फर्स्ट फेज क्या होगा, जिसमें थोड़ी सी हमें बाहर से एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी चाहिए होगी, एंजाइम्स वगैरह जो है हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और फिर जो दूसरा फेज होगा उसमें क्या होगा कि जो दूसरा फेज या बाकी का सेकंड जो उसका जो है प्रोसेस या सेकंड फेज ऑफ प्रोसेस जो होगा, उसमें क्या होगा, वो जो एनर्जी हमने हमने ली थी उसको हम डबल करके जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एक्सट्रैक्ट energy from the molecule and store it in the form of ATP and NADH, the reduced form of NAD, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम एनर्जी बाहर से लेंगे और सेकंड पार्ट में क्या होगा कि डबल एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADH जो है हमें मिल जाएगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। फर्स्ट हाफ में पहला स्टेप क्या होगा, द फॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटीपी, a phosphate group is transferred from ATP to glucose. Hexokinase phosphorylate glucose using ATP as a source of phosphate, making glucose 6-phosphate more reactive than glucose 6-phosphate reactive than glucose, and the addition of phosphate also trap the glucose in the cell, whilst glucose when with a phosphate within can't readily cross the अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ठीक है। ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन है, ठीक है, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन थे, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, और ये फॉस्फेट ग्रुप लगाएगा कौन, हेक्सोकाइनेज इंजाइम। ये हेक्सोकाइनेज इंजाइम है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देगा, ठीक है। अब ये इसने फॉस्फेट ग्रुप क्यों लगाया है, ठीक है। अच्छा जी, ये फॉस्फेट ग्रुप जैसे ही लगा देगा तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है, अब इसका नाम क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। इसको 6-फॉस्फेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर रहा है। अब जब ये फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा तो अब ये मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर ट्रैप हो जाएगा, ये इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है बाहर नहीं जा सकता, सेल से बाहर ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, जबकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो इजीली सेल से बाहर जा सकता है। तो इसमें आपको ये एक ये डायग्राम शो कर रही हूँ, ये आप देखिए। अच्छा जी, ये शेयर हो रही है आपके पास, पिक्चर आ रही है वाली, जी ठीक है। इसमें ये आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 6 कार्बन रिंग्स हैं, ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये कार्बन मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या होगा, एक जो है फॉस्फेट ग्रुप आकर लग जाएगा।
फॉस्फेट ग्रुप कैसे लगेगा, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, एटीपी से जो है एक फॉस्फेट, एटीपी क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसके पास ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इससे एक फॉस्फेट ग्रुप लेगा और इसके साथ ऐड कर देगा, ठीक है। जब यहाँ पर एक 3 से एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का यहाँ अटैच हो गया तो ये एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी अब इसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल रह गए। तो काइनेज ने क्या किया कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इस तरह से जो है आपके पास ये मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, अब वो कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में हो गया ये कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट बन गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारे पास बने था इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर। अब आइसोमर क्या होता है कि आइसोमर हम कहते हैं कि जो सिमिलर मॉलिक्यूल हो उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का एक और सिमिलर मॉलिक्यूल बन जाए लेकिन उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट, थोड़ी सी उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन इनका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए इसको हम आइसोमर कह रहे हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे इसमें 6 मॉलिक्यूल थे कार्बन के, फ्रुक्टोज में भी 6 मॉलिक्यूल होंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा और इसमें भी एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, आइसोमर बन जाएगा ये। तो पहले क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ग्लूकोज था उसके साथ क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट अटैच हो गया, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसका आइसोमर बन जाएगा, इसका आइसोमर क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये एंजाइम, एन एंजाइम आइसोमरेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वन ऑफ इट्स आइसोमर, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ये किस एंजाइम की हेल्प से बन रहा है, ये बन रहा है आइसोमरेज एंजाइम की वजह से। अच्छा जी, ये आपका जो है सेकंड स्टेप है जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय एंजाइम आइसोमरेज, अ केमिकल रीअरेंजमेंट है। थोड़ा सा जो है ना केमिकल रीअरेंजमेंट होती है, आगे पीछे सेल उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटीपी टू fructose 6 phosphate producing fructose 1,6 biphosphate. This step is catalyzed by enzyme phosphofructokinase which can be regulated to speed up or slow down the glycolysis process. थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था इसके ऊपर एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो फ्रक्टोज आपके पास बना था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इस फॉस्फेट के अंदर हम एक और जो है फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे जिसकी वजह से अब इसका नया नाम क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि 1 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, 6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया और बाय का मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए हैं, इसलिए अब इसको हम कहेंगे फॉस्फेट 1,6 बाइफॉस्फेट, बाय फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। दिस स्टेप इज कैटेलाइज, और इसकी कैटेलाइज ये स्टेप किसने किया है, ये ऑर्गेन एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब फिर इसकी पिक्चर साथ साथ देखते रहते हैं। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होंगे, उनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है फ्रक्टोज के साथ जाके मिल गया और ये बन जाएगा एडीपी, ठीक है। और ये वाला स्टेप कौन सा एंजाइम करेगा, ये करेगा फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है, फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। ये क्या कर देगा, अब पहले यहाँ पर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था उस पर सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके दोनों एंड पर एक यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा और एक यहाँ फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाएगा। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप।
अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट टू फॉर्म 3 कार्बन शुगर्स, dihydroxyacetone phosphate, and other one is glycoglyceraldehyde 3-phosphate. They are isomer of each other, but only glyceraldehyde 3-phosphate can directly continue to the next step of glycolysis. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो आपका जो 6 कार्बन का फ्रक्टोस मॉलिक्यूल था, ये स्प्लिट हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, टूटने के बाद क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, दूसरे मॉलिक्यूल में भी जो है आपके पास 3 कार्बन और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फर्दर प्रोसेस होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है। ठीक है, जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था, ये मॉलिक्यूल 6 कार्बन का एटम का था। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं टूट जाएंगे, एक तरफ 2 मॉलिक्यूल में बन जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन और एक फॉस्फेट, दूसरे मॉलिक्यूल में एक 3 कार्बन और एक मॉलिक्यूल का नाम होगा डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट और दूसरे का नाम होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। लेकिन हम जो फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, फर्दर जो उसका स्टेप होते हैं, वो ग्लिसरल्डिहाइड के साथ ही होता है। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू glyceraldehyde 3-phosphate. The two molecules exist in equilibrium, but the equilibrium is pulled strongly downward in scheme of diagram, and glyceraldehyde is more used. Thus, all the DHAP is eventually converted. ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जो वैसे तो 2 मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल क्या बने थे, ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा बना था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। दोनों के अंदर 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन ज्यादातर जो है हम, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड यूज होता है, तो वो जितना भी DH जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा, वो सारा का सारा ग्लिसरल्डिहाइड में ज्यादातर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है इसके 5 स्टेप थे। ये वो फेज था जिसमें हम एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी ले रहे थे। ठीक है, ये हाफ स्टेप था जिसमें हम एटीपी मॉलिक्यूल को कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं और वो क्या करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी मॉलिक्यूल लेते हैं और हमारे मॉलिक्यूल को, जो हमारा ग्लूकोज है, उसके अंदर ऐड करते हैं और उससे डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये 5 स्टेप्स थे। ठीक है, जिसमें जो है हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। बाकी के जो स्टेप्स होंगे, इसके बाद जो स्टेप्स होंगे, उन सब में हम जो है इस मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज करेंगे या एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। मैम 4 और 5 दोबारा रिपीट करें। ठीक है, ये आपका ओवरऑल इसमें भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। फिर इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो आइसोमेरेज, एक एंजाइम है, उससे बन जाएगा। फिर ये आइसोमेरेज जो है वो क्या करेगा, फ्रक्टोज के बना देगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा। फिर इसकी स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद ज्यादा 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनमें से फिफ्थ में क्या होगा कि ज्यादातर जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसर एल्डिहाइड में और हमें आगे ग्लिसर एल्डिहाइड को ही ज्यादा यूज करना है। चले आगे का जो है फिर हम अजान के बाद रिज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम आगे का नेक्स्ट स्टेप पढ़े थे। एक तो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने सारी एनर्जी कंज्यूम की थी अपने मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अब एनर्जी रिलीजिंग फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें इस मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस द 3 कार्बन शुगर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोसेस गो थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
अल्टीमेटली टर्निंग इट इनटू पायरुवेट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में या सेकेंड फेज में जो हमारे पास तीन लास्ट अब तक हमारे पास ग्लूकोज से कौन सा मॉलिक्यूल हमें मिल गया है, ग्लिसरॉल 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल चुका है। ठीक है, अब उससे पायरुवेट बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इन दिस प्रोसेस 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमें 4 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे along with 2 molecule of NADH। 4 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे और 2 NADH मॉलिक्यूल मिलेंगे। A reaction shown will happen in this। ठीक है, स्टेप 6 पे आ जाते हैं। स्टेप 6 में क्या होगा, 2 हाफ रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज। ये जो हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला था जिसमें 3 कार्बन और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड NAD इज रिड्यूस टू NADH। ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें क्या होगा कि जो NAD मॉलिक्यूल मिलेगा, NAD मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, उसको हम जो है रिड्यूस करके उसको NADH बन जाएगा वो। The overall reaction is exogonic and release energy। इस प्रोसेस में क्या होगा, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एक्सोगोनिक यानी एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, रिलीजिंग एनर्जी दैट इज देन यूज फॉर फॉस्फोराइलेटिंग द मॉलिक्यूल फॉर्मिंग 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। 6 स्टेप देख लेते हैं कहाँ है ये 6 स्टेप है। ठीक है, 6 स्टेप में क्या होगा, द एडिशन ऑफ, इसमें होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल था NAD उस वो रिड्यूस होगा और जो है क्या होगा कि इसको NADH बना देगा। Addition of phosphate group is coupled in an oxidation of generation of NADH and high energy phosphate bond। ठीक है, ये जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड था ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगी यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। ये इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं और ये अपने अंदर से कुछ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है NAD को दे देगा, जिससे NAD से जो है NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो NADH में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज की जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी तो ये अब बन जाएगा इंटू 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्लिसर एल्डिहाइड था इसकी जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बन जाएगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, 6 स्टेप के बाद क्या होगा, 7th स्टेप आ जाता है। 7th स्टेप में ये जो हमारे पास 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट डोनेट वन ऑफ इट्स फॉस्फेट ग्रुप टू ADP। ठीक है, ये क्या करेगा, अब ये जो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट है वो क्या करेगा, अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ADP मॉलिक्यूल को दे देगा, मेकिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड टर्निंग इट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रोसेस। ठीक है, इसने क्या किया, ग्लिसरल्डिहाइड था उसकी ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि NAD मॉलिक्यूल था उसको उसने रिड्यूस करके NADH बना दिया, यानी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से जैसे उसको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दिया वो क्या बन गया, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट जिसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए थे। अब जब ये दो फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए थे, ये क्या करेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है, एक मॉलिक्यूल आएगा ADP का, एडेनिन डाइफॉस्फेट का आएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ATP मॉलिक्यूल में, यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इसके पास पहले 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, अब इसको एक और फॉस्फेट ग्रुप मिल गया और ये दोबारा से हमारा जो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। हमारा मॉलिक्यूल बन गया अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो है किसको दे दिया, NAD को दे दिया और वो ADP को दे दिया ताकि वो ATP में कन्वर्ट हो जाए। मैम एक सेकेंड,
हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट पे। स्टेप 7 में क्या हुआ, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट डोनेट्स इट्स 1 फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी मॉलिक्यूल मेकिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एडीपी को उसने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दिया और क्या बन गया उससे, एडीपी का क्या बन गया, एटीपी बन गया। और ये खुद एक जो मॉलिक्यूल था जो 1,3-बाइफॉस्फेट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपने आप को इसने बना लिया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है जिसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, कन्वर्ट इनटू आइसोमर। ये भी इसकी एक डिफरेंट फॉर्म जो है में या डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसका जो आइसोमर बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, वो बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। कुछ भी नहीं हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप जो उसके 3 कार्बन एटम के साथ अटैच था वो जाके 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हो गया। ठीक है, अब इसका नाम हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। स्टेप 8, ये जो है आपका मॉलिक्यूल बना था ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीडेशन हुई, फिर ऑक्सीडेशन के बाद उसने एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया, फिर जब उसके पास एक ही फॉस्फेट ग्रुप रहा तो उसका नाम था 3-ग्लिसरेट। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट हो गया, आइसोमर एंजाइम आएगा और उसको आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा, और इसको अब बना, ये जिसका नाम पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट था अब उसका नाम हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इसका पहले जो फॉस्फेट ग्रुप था वो 3 कार्बन के साथ अटैच था, अब ये फॉस्फेट ग्रुप जाके सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और इसका नाम बदलकर हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये आपका 8th स्टेप हो गया जिसमें आइसोमर बन गया। फिर स्टेप 9 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 9 में क्या होगा, स्टेप एंजाइम कैटालाइजेस द 9th स्टेप, 2-फॉस्फोग्लिसरेट लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये जो हमारे पास एंड में प्रोडक्ट बना था 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, बिकमिंग द फॉस्फो फॉस्फोफिनाइल Phosphophényl pyruvate is an unstable molecule poisoned to lose its phosphate group in the final step of glucose. ठीक है, इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका 2-फॉस्फेट ग्रुप था ये करेगा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा उसके बाद ये मॉलिक्यूल जो है ना अनस्टेबल हो जाएगा, यानी स्टेबल नहीं होगा, तो इसको कोई ना कोई जो है और अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको जल्द से जल्द निकालना है ताकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 10 में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल बना था आपका फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट, अपना ये क्या करेगा, एडीपी या एक फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो एडीपी मॉलिक्यूल को दे देगा, और अगेन ये जो एडीपी मॉलिक्यूल है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एज इट लूजेस इट्स फॉस्फेट इट कन्वर्टेड टू पायरुवेट। जैसे ही एटीपी इसमें से एक फॉस्फेट, इस मॉलिक्यूल से फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट से जैसे ही एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट। लास्ट एंड प्रोडक्ट जो था हमारा पायरुवेट था ना, जो हमें ग्लूकोज से मैं शुरू में आपको जैसे आपको बताया कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाएगा, तो पायरुवेट इस तरह से बनेगा कि जो एंड आपका प्रोडक्ट था फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और वो एडीपी को चला जाएगा और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी, और एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा पायरुवेट। ये यहाँ मैम देख लेते हैं, एक सेकेंड ये देख लेते हैं। ये आपका था 2-फॉस्फो ग्लिसरेट था। ठीक है, इसने क्या किया, वाटर लूज किया, वाटर मॉलिक्यूल लूज किया। अब ये कन्वर्ट, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का जो है रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा फॉस्फो फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट है ये क्या करेगा, इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को दे देगा एडीपी को। एडीपी क्या करेगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एक एटीपी मॉलिक्यूल बनकर आ गया। अब यहाँ पर अब जो नेक्स्ट इससे जो ये नया मॉलिक्यूल बना है इसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, इसे हम कहेंगे पायरुवेट।
ठीक है, पायरूवेट बने। तो अगर सेकंड फेज को देखा जाए तो यहाँ पर दो आपके पास NAD मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। मैंने आपको पहले जैसे स्टेप 5 में आपको बताया था कि दो मॉलिक्यूल बनते हैं, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा बनता है ग्लिसरल्डिहाइड। डाईहाइड्रो एसीटोन जितना भी होता है ज्यादातर वो ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ज्यादातर ये सारे मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरल्डिहाइड के ही आगे चल रहे हैं। यहाँ पे भी ग्लिसरल्डिहाइड है, यहाँ पर भी ग्लिसरल्डिहाइड है। तो यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड में भी यही सब कुछ हो रहा है कि एक ये भी NADH ग्रुप एक मॉलिक्यूल बना रहा है, यहाँ पर भी NADH, यानी दो NADH मॉलिक्यूल बन गए। फिर आगे जो ADP मॉलिक्यूल होगा ATP में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर भी ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से दो ATP मॉलिक्यूल यहाँ बन गए, और लास्ट स्टेप में भी दो ATP मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इस तरह से चार ओवरऑल रिएक्शन में इस फेज में 4 ATP मॉलिक्यूल बन गए, 1 2 3 4, ये 4 ATP मॉलिक्यूल बन गए, और इसी तरह से दो NADH मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है आज का हमारा टॉपिक था।